case. हेलो दोस्तों, एम क्रंच में आपका स्वागत है। मैं हूं मोना अग्रवाल और आज मैं आपको बताऊंगी अरुणिमा सिन्हा के बारे में, जिन्हें पद्मश्री से नवाजा जा चुका है। तो आइए जानते हैं अरुणिमा सिन्हा ने ऐसा क्या किया था जिससे इन्हें इतना बड़ा सम्मान दिया गया। अरुणिमा सिन्हा का जन्म लखनऊ से 200 किलोमीटर दूर अंबेडकर नगर में हुआ था। उनके पिताजी आर्मी में इंजीनियर थे और माताजी हेल्थ डिपार्टमेंट में सुपरवाइजर थी। जब वो 3 साल की थी तब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। उनकी एक बड़ी बहन और एक छोटा भाई है। उनकी बड़ी बहन के पति ने ही उनके पिताजी की मृत्यु के बाद सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। उन्हें वो भाई साहब कहती हैं। अरुणिमा बचपन से ही खेलों के प्रति आकर्षित रही थी। इसी के दम पर वो एक नेशनल लेवल की वॉलीबॉल प्लेयर बनी। लगभग देश के आधे से भी ज्यादा लोगों की तरह उन्होंने भी करियर के लिए खेल को अपने से दूर कर लिया। पोस्ट ग्रेजुएशन होने के बावजूद उन्हें कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। इसी बीच उनके भाई साहब ने उन्हें पैरामिलिट्री फोर्स में ज्वाइन करने का सुझाव दिया, जिससे कि वो खेल को भी टाइम दे सके। लेकिन कई प्रयास करने के बाद भी उन्हें मौका नहीं मिला। जिंदगी की इसी भागदौड़ में एक दिन वो पद्मावती एक्सप्रेस के जनरल कंपार्टमेंट से कहीं जा रही थी। कुछ ही देर में उन्होंने देखा कि 4-5 गुंडे उनके पास आए और उन्हें घेर लिया और उनसे सोने की चेन छीनने लगे। ये वो चेन थी जो उनकी माँ ने उन्हें दी थी। उन्होंने इसका विरोध किया, जिसके बदले में उन लोगों ने अरुणिमा को मारना शुरू कर दिया। दुख की बात तो ये थी कि ट्रेन का कंपार्टमेंट पूरा भरा हुआ था, लेकिन कोई मदद के लिए सामने नहीं आया। जब गुंडों को लगा कि ऐसे बात नहीं बनने वाली, तो उन्होंने बड़ी ही बेदर्दी से अरुणिमा को उठाया और चलती हुई ट्रेन से बाहर फेंक दिया। वो सामने की पटरी पर गिरी। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, दूसरी तरफ से आ रही ट्रेन ने उनकी बाएं टांग काट दी। वो पूरी रात वहीं पर पड़ी रही। चूहों ने उनके घाव को खाना शुरू कर दिया। वो इतनी असहाय थी कि चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर पा रही थी। उनके शब्दों में वो कभी न खत्म होने वाली रात थी। खैर, किसी तरह सुबह हुई और कुछ लोग उन्हें हॉस्पिटल ले गए। उन्हें खुद यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर वो बच कैसे गई। जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, तब डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि उनकी बाईं टांग को उन्हें घुटनों के नीचे से अलग करना होगा, ताकि बाकी के हिस्सों में गैंग्रीन ना फैले। इसके लिए वो मान गई, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें एक और चौंकाने वाली खबर दी कि उनके पास एनेस्थीसिया खत्म हो गया। अब ऐसे में अरुणिमा के पास एक ही रास्ता था कि वो अपने होशो आवाज में ही अपनी टांग काटने को कह दे, जिसके लिए उन्होंने हाँ कह दिया। जिस हॉस्पिटल में उन्हें ले जाया गया था, वहाँ पर पूरी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन वहाँ के स्टाफ ने उनके दर्द को कम करने के लिए हर संभव प्रयास किए। जब वो अपने दर्द से लड़ रही थी, इसी बीच वो देश की खबरों की सुर्खियां बन गई। सरकार ने इसमें दखल दिया और उस समय के खेल मंत्री अजय माकन ने उन्हें एम्स में शिफ्ट करने के निर्देश दिए, ताकि उन्हें वहां पर वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट मिल सके। इस हादसे ने सरकारी तंत्र की सारी पोल खोलकर रख दी। लेकिन दुख की बात ये थी कि सरकार ने अपनी कमियों को छुपाने के लिए उन पर कई बेबुनियाद इल्जाम लगाए, जैसे कि वो बिना टिकट के सफर कर रही थी, उन्होंने आत्महत्या का प्रयास किया और भी बहुत कुछ। लेकिन अरुणिमा सिन्हा ने हॉस्पिटल के बेड पर पड़े हुए सिर्फ इतना सोचा कि उन्हें अपने आप को सही साबित करना है। वो भी कुछ बोलकर नहीं, बल्कि कुछ करके दिखा के। फिर उन्होंने सोचा कि उन्हें माउंट एवरेस्ट चढ़ना है। जब अरुणिमा ने अपने इस प्लान के बारे में डॉक्टर्स से बात की, तो उन पर हंसा गया, या फिर सोचा गया कि हादसे की वजह से उनकी दिमागी हालत खराब हो गई है। जब उन्हें कृत्रिम अंग लगाया गया, तो उन्हें ठीक से चलने में सिर्फ 2 दिन लगे। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कृत्रिम अंग का आदी होने में लोगों को महीनों और कईयों को तो साल लग जाते हैं। जब वो हॉस्पिटल से बाहर निकली, तो वो फैसला कर चुकी थी कि उन्हें क्या करना है। वो सीधा बछेंद्री पाल से मिलने जा पहुंची, जो कि भारत की माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली महिला थी। बछेंद्री पाल ने अरुणिमा के इस फैसले का सम्मान करते हुए कहा कि अरुणिमा,
तुमने इस हालत में इतना बड़ा फैसला लिया। मैं जानती हूँ कि तुमने अपने अंदर का एवरेस्ट पहले ही जीत लिया। अब तुम्हें सिर्फ पहाड़ चढ़ना है अपने आप को साबित करने के लिए। अरुणिमा सिन्हा ने अपनी बेसिक ट्रेनिंग नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से की, जिसे एशिया का सबसे अच्छा स्कूल माना जाता है। उन्होंने वहां पर 18 महीने तक खुद को तैयार किया। 1 अप्रैल 2013 को आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसका अरुणिमा को इंतजार था। बछेंद्री पाल की निगरानी में उन्होंने अपना मिशन शुरू कर दिया। शुरुआत में उनके कृत्रिम अंग की वजह से उन्हें काफी दिक्कत हुई। उनके शेरपा ने उनका साथ देने से लगभग मना कर दिया था। 21 मई 2013 को जब वो शिखर से कुछ ही दूरी पर थी, तब उनके शेरपा ने उन्हें आगाह किया कि उनके पास ऑक्सीजन बहुत ही कम बचा है, उन्हें वापस लौट जाना चाहिए। इस बात पर अरुणिमा ने उनसे कहा कि अगर मैं एवरेस्ट अभी नहीं चढ़ी तो मेरे बचने का कोई फायदा नहीं होगा। इन शब्दों के बाद उन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह कर लिया। चोटी पर पहुंचकर उन्होंने इंडिया का झंडा फहराया। फिर उन्होंने अपने आदर्श स्वामी विवेकानंद जी की फोटो और बचे हुए ऑक्सीजन के साथ अपनी फोटो खिंचवाई। ऐसा उन्होंने इसलिए भी किया क्योंकि उन्हें लग रहा था अब वो जिंदा नहीं बचेंगी। वापसी में 50 कदमों के बाद ही उनका ऑक्सीजन खत्म हो गया। अरुणिमा ने हिम्मत नहीं हारी। उनका मानना था कि भगवान उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। इसी विश्वास से वो आगे बढ़ी। जब वो सांस की कमी से लड़ रही थी, तभी उन्हें रास्ते में एक ऑक्सीजन सिलेंडर मिला। उन्होंने धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि अधिकतर मौतें चढ़ते हुए नहीं, नीचे उतरते हुए होती हैं। कई मुश्किलों का सामना करती हुई आखिरकार वो नीचे पहुंची। अब अगर आपको लग रहा है कि इनका सफर यहीं खत्म हो गया है, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि अरुणिमा का सफर आज भी जारी है। उन्होंने एवरेस्ट के बाद अब तक 7 पहाड़ और चढ़ लिए हैं। उनके मुताबिक पर्वतारोहण ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया, जैसे कि लीडरशिप, टीम बिल्डिंग और कॉन्फिडेंस। इन सबसे ज्यादा पर्वतारोहण ने उन्हें सिखाया कि आप कुछ भी हासिल कर लो, ये मायने नहीं रखता कि आपने क्या पाया है, बल्कि ये मायने रखता है कि उन उपलब्धियों ने आपको कितना अच्छा इंसान बनाया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम क्रंच को। बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आती रहें। थैंक यू।